मेरे प्यारे विद्यार्थी, आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन आपके अपने YouTube चैनल करियर पर बीआर सर के साथ। आप सबको प्रणाम, नमस्कार, जय हिंद। आप सभी लोग दोनों हाथ जोड़कर अपनी मां के चरणों में प्रणाम करेंगे। और आज हम लोग बात करेंगे, मेरे भी देख रहे हैं आप लोग, जो यूपी SSSC पैट 2023 मैं आपसे बात करूंगा, आपसे प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस पर, जो जीएस के, मैं खाली जीएस वाले पार्ट पर चर्चा करूंगा आप लोगों से, जो बहुत इंपॉर्टेंट मैं लिखा है, एक ही बार में क्रैक होगा। और मैं पार्ट फर्स्ट पर आज चर्चा कर रहा हूं, और इस क्रम में मैं आपके लिए पूरी श्रृंखला लेकर आया हूं। आज मैं केवल आपसे प्रीवियस क्वेश्चन में चर्चा करूंगा, और मैं आपको ले चलता हूं जो आपका चहेता प्लेटफॉर्म है, आपका पढ़ाई की पंचायत पर, जहां मैं आपसे बात करने वाला हूं इस विषय पर आपके, जो है तो हम लोग बात करेंगे यहाँ पर पढ़ाई की पंचायत पर आज। और इस प्लेटफॉर्म पर आपने जो प्यार और जो प्रेम दिया है, स्नेह दिया है मुझे, उस सबके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज 23 अगस्त है, और इसी 23 जुलाई को मैंने नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे के अवसर पर आपके करियर प्लस यूट्यूब चैनल की शुरुआत की। आपके जो आपका प्रेम और स्नेह मिला, उसका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका लोगों के लिए। और ऐसा ही प्रेम और स्नेह आपका मिलता रहेगा, ऐसी मैं आशा करता हूं आपके। और मैं आज से इस पैट की सीरीज को आज 23 अगस्त से आरंभ कर रहा हूं। आज ये दिन खास इसलिए भी है आपके, क्योंकि आज शाम को लगभग 6 बजे हमारा जो चंद्रयान 3 है, वो भी आपके चंद्रमा की जो हमने यात्रा की है, आपके चंद्रमा पहुंचने वाला है आपके, वो हमारी सफल लैंडिंग होगी आपके। और ये पवित्रतम दिन है हमारे लिए, एक ऐसा दिन, भारत को गौरवान्वित करने वाला दिन है, और हर भारतीय गर्व के आगोश में आकर के इस क्षण को मनाएगा एक महोत्सव के तौर पर। मैं भी आज के दिन आपके लिए ये यूपी SSSC पैट की जो सीरीज आरंभ कर रहा हूं, आप लोग सब लोग उसका लुत्फ उठाएंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों से। और मैंने ये जो पेपर 24/8/2021, कितना एक अजीब इत्तेफाक है, आज 23 तारीख है, और ये भी 24/8 को, यानी कि 24 अगस्त 2021 को ये एग्जाम उस समय हुआ था आपके 2021 में। इसकी प्रथम पाली के मैं प्रश्न पर चर्चा करने जा रहा हूं आपसे। जो प्रश्न पत्र आपके, ये फर्स्ट मीटिंग का पेपर है। कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं आपको किस तरह क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आने वाले हैं। तो मैं आपको जीएस जीके के क्वेश्चन पर मैं चर्चा करूंगा यहाँ पे। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर इस जो आपका पढ़ाई की पंचायत प्लेटफॉर्म है, इसमें मैंने आपके लिए कुछ हाथ से क्वेश्चन लिखे हैं आपके, उन पर मैं चर्चा करूंगा आपको। और आप सब लोग अपनी कॉपी पेन निकाल लेंगे और इन क्वेश्चनों को नोट डाउन करते चलेंगे। जो भी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेगा उसको आप लिख लेंगे, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। आपका पुनः बहुत स्वागत। मैंने पहला क्वेश्चन निकाला आपके लिए, ये बंगाल के जो गवर्नर जनरल हैं, यानी कि बंगाल के जो गवर्नर जनरल हैं आपके यहाँ पर, वो पहले कौन है? तो आप जानते होंगे, वो पूछ रहे हैं आपसे बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन है। तो एक तो होता है बंगाल का गवर्नर, एक होता है बंगाल का गवर्नर जनरल, एक होता है भारत का गवर्नर जनरल, और एक होता है भारत का वायसराय। इस पर मैं क्रमशः चर्चा करूंगा। मैं थोड़ा सा बता देता हूं आपको। जो बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल हैं, इसका सही उत्तर आपके याद दिया, क्या वो लॉर्ड रिपन है, क्या लॉर्ड वारन हेस्टिंग्स हैं, क्या लॉर्ड रिटन है, क्या आपके लॉर्ड क्लाइव हैं। आप जानते होंगे बंगाल के पहले गवर्नर जो थे वो लॉर्ड क्लाइव थे, ये लॉर्ड क्लाइव। लेकिन वो पूछ रहा है बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन है, तो क्या सही उत्तर है आपके यहां से लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। ये इसका सही उत्तर है आपके। इसका मतलब हुआ वॉरेन हेस्टिंग्स ने हमारे यहाँ पर जब आए हैं, तो इनका जो टाइम ड्यूरेशन है वो 1772 से लेकर के और यहाँ 86 या 85 यहाँ तक वो यहाँ पे बने रहे आपके यहाँ पर। तो आप बताएंगे इस बात को कि 1772 से लेकर के 1785-86 तक भी कह सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि वो अंतिम पड़ाव पर थे उस समय, यहाँ से गए थे आपके। तो ये बंगाल के पहले क्या है, गवर्नर जनरल है। आप जानते हो अगर आएगा बंगाल का पहला गवर्नर कौन है, प्रथम गवर्नर यहाँ पर, आप जानते होंगे इस बात को, क्योंकि जब 1757 का प्लासी का युद्ध हुआ, प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल का पहला गवर्नर लॉर्ड क्लाइव को ही नियुक्त कर दिया गया। और लॉर्ड क्लाइव पहली बार में 1757 से लेकर के 60 तक बंगाल के पहले गवर्नर रहे। लेकिन बंगाल का पहला गवर्नर जनरल, तो आप कह सकते हैं कि जो वॉरेन हेस्टिंग है, उन्होंने 1 वर्ष बंगाल के गवर्नर के तौर पर कार्य किया है। और जैसे ही यहां पर 1773 का आपको याद आ गया होगा, जो रेगुलेटिंग एक्ट है, कौन सा एक्ट है, जो रेगुलेटिंग, यहां से जो एक्ट आया है यहाँ पर, बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए, जो रेगुलेटिंग एक्ट है यहाँ से, वो बहुत महत्वपूर्ण। रेगुलेटिंग जो एक्ट है, उस एक्ट के द्वारा आप याद आ गया आप लोगों को 1773 में हमारे क्या है, रेगुलेटिंग एक्ट आया है। इस एक्ट के द्वारा वॉरेन हेस्टिंग को बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बना दिया गया। इस तरह क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत सरल क्वेश्चन है, लेकिन जिन बच्चों को नहीं मालूम है, ये मॉडर्न हिस्ट्री क्वेश्चन है,
आपको मालूम होगी ये वर्ष 2021 का पैट का पहला पेपर हुआ है, इसमें हिस्ट्री के 10 क्वेश्चन आए हैं आपके। तो हिस्ट्री के वो क्वेश्चन ज्यादा महत्वपूर्ण है जो मॉडर्न हिस्ट्री के ज्यादा, मेडिवल से भी आए, एंशिएंट से भी आ सकते हैं, एंशिएंट से कम आया, ज्यादा क्वेश्चन हमारे मॉडर्न हिस्ट्री से आए आपके। मैं इस क्रम में आपको दूसरे क्वेश्चन में ले चलता हूं आपके यहां से, यहीं पर एक दूसरा जो क्वेश्चन है वो है बहुत आसान सा क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन है आपके, इनमें से कौन से संत शिवाजी के समकालीन है? ये रहे शिवाजी के मुद्रा है, जो छत्रपति शिवाजी हैं जिन्होंने मराठा एक स्वतंत्र मराठा राज्य की स्थापना की, किसने की है? शिवाजी ने। आप देख रहे होंगे, क्या वो शंकराचार्य हैं, क्या वो नामदेव हैं, क्या वो चैतन्य है, क्या वो तुकाराम है? ऐसे 4 संत दिए हुए हैं। तो आप लोग जानते होंगे शिवाजी के समकालीन जो संत हैं वो संत तुकाराम है। कौन है वो संत तुकाराम है, इसका सही उत्तर ये है। लेकिन आपको एक क्वेश्चन और पूछ सकता है यहाँ पर जो बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि तुकाराम शिवाजी के समकालीन है। ठीक है, शिवाजी के जो गुरु कौन है? वो समर्थ गुरु रामदास है। कौन है वो? समर्थ गुरु रामदास है, जो कि आध्यात्मिक गुरु है इनके। लेकिन इनके जो शैक्षिक गुरु थे वो दादाजी कोंडदेव है। कौन है वो? दादाजी कोंडदेव। ऐसा कहा जाता है शिवाजी के व्यक्तित्व पर उनकी माता जीजाबाई और उनके भौतिक गुरु थे दादाजी कोंडदेव, उनका बड़ा प्रभाव पड़ा। लेकिन उनके आध्यात्मिक जीवन में समर्थ गुरु रामदास और तुकाराम जी का बड़ा प्रभाव रहा है। लेकिन महाराष्ट्र के यदि मैं संतों की बात करूं आपसे यहाँ पर, तो इन्हें आप नोट डाउन कर लेंगे। महाराष्ट्र के सबसे पहले संत थे आपके ज्ञानदेव। क्या नाम है उनका? ज्ञानदेव, ये मैं लिखा है यहाँ पर, ज्ञानदेव। उसके बाद नामदेव, ये महत्वपूर्ण संत हैं। फिर एकनाथ, ये बड़े महत्वपूर्ण संत हैं। और उसके बाद तुकाराम, ये इस क्रम में, ये क्रम से बता दी मैंने आपको। ये 4 संत आपके लिए महत्वपूर्ण है जिन्होंने मराठा के भक्ति आंदोलन में, जो मराठा वाला क्षेत्र है उस मराठा वाला क्षेत्र में भक्ति आंदोलन की विचारधारा को घर घर तक पहुंचाया और जन जन तक चेतना फैलाई समाज के लोगों में। और जो छुआछूत, जातिवाद, जो समाज में अस्पृश्यता है, जो भेदभाव है, उस पर प्रहार किया और भक्तिवाद पर बल दिया। ज्ञानदेव, नामदेव, एकनाथ, तुकाराम। ज्ञानदेव, नामदेव, एकनाथ, तुकाराम, ये 4 हैं। शिवाजी के समकालीन जो संत हैं वो तुकाराम जी हैं, जबकि शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु का नाम है समर्थ गुरु रामदास। आप सब लोग नोट डाउन करते हैं इन बातों को, क्योंकि ये पुराने क्वेश्चन में हल करा रहा हूं। आपके नए एग्जाम जब भी आप देने जाएंगे तो कुछ इसी प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, इसे आप नोट कर लेंगे। इस क्रम में मैं आपको तीसरा क्वेश्चन बताऊंगा। मैंने 2 क्वेश्चन पर डील कराया मैंने आपको अभी यहाँ पर। तीसरा क्वेश्चन इसका बड़ा आसान सा आया है, लेकिन अब जिन बच्चों ने पढ़ाई कम करी है उनके लिए बड़ा टफ रहा होगा ये क्वेश्चन आपके। वो तीसरा क्वेश्चन है, चरक संहिता संबंधित है। ये क्वेश्चन आया है, चरक संहिता संबंधित है। क्या ये गणित से संबंधित है? क्या ये चिकित्सा से है? क्या ये वास्तुकला से? क्या राजनीति से? आप लोग जानते हैं चरक संहिता का संबंध किससे है? चरक से है। किससे है? चरक नाम के हमारे एक ऐसे एक आयुर्वेद के आचार्य हुए हैं, आपको जानना चाहिए, 2री शताब्दी, यानी हम में से बात करेंगे आपके, जो हमारे यहाँ पर जो चरक हैं, चरक का संबंध किससे, किस शासक से रहा है? तो चरक के बारे में आपको माइंड में आ गया तुरंत कि चरक के साथ कुषाण वंश के शासक थे कनिष्क, उनके आसपास इनको माना जाता है आपके चरक को। और चरक संहिता आपने यहाँ पर, ये मैंने चिकित्सा जुड़ी हुई है आपके, यानी चरक संहिता का संबंध काय से है? आपके चिकित्सा से। बहुत 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 वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है इसका संबंध। यहाँ से हम लोग जब चरक संहिता की बात करते हैं तो ये आयुर्वेद पर लिखी गई एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है, जिसको आप लोग नोट डाउन कर लेंगे। ऐसे ही एक संत और हुए धन्वंतरी, बहुत बड़े आयुर्वेद के आचार्य हैं। तो धन्वंतरी का संबंध है जो गुप्त वंश के शासक हैं, क्या नाम उनका? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, उनका संबंध है धन्वंतरी। वो उनके नवरत्न थे। और यहाँ चरक संहिता के बारे में मैंने आपको बताया। इस क्रम में इतिहास का एक अन्य चौथा क्वेश्चन आया है जो बड़ा आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन जिन बच्चों ने अच्छे से पढ़ाई करी है उनके लिए क्वेश्चन बड़ा आसान है। और क्वेश्चन ये है वो कि जो भारत में शासन करने वाले वो शासकों का सही क्रम पूछ रहा है। वो पूछ रहा है, क्रम पूछ रहा है। इसका क्रम का मतलब ये हुआ कि उन शासकों का क्रम क्या रहा, पहले कौन आएगा और फिर कौन आएगा, क्रम पूछ रहा है वो आपसे। यानी शेरशाह सूरी, तो आपके माइंड में टाइम पीरियड रहना चाहिए। शेरशाह सूरी 1540 से 45 तक, यहां तक शेरशाह सूरी रहे आपके, यहां तक ये। और जो आपका जो अकबर है उनका टाइम पीरियड है आपके, यहां बता देता हूं। ये शेरशाह सूरी का टाइम पीरियड है 45 तक रहे। जो अकबर है वो 1556 से 1605 यहां तक रहे, करीब 49 ईयर्स तक। और जो अलाउद्दीन खिलजी हैं वो आपके 1296 से
1316, यानी मैं कह सकता हूं करीब 20 साल तक। और जो इल्तुतमिश है इन्होंने 1210 से लेकर के यहां पर और 1236 तक शासन किया। तो अब क्रम बना लीजिए आप इसको, वो क्रम पूछ रहा है आपसे और क्या बताएंगे आप, जो क्या सही हो जाएगा इसका उत्तर यहाँ पे आपके पहले आपके हिसाब से क्या आना चाहिए, वो पूछ रहा है भारत पर शासन करने वाले दिए गए शासकों का सही क्रम बताना है, यानी पहले कौन आया फिर कौन आया फिर कौन आया। तो आपके हिसाब से पहले कौन आना चाहिए यहाँ पर, पहले आपके आना चाहिए ये इल्तुतमिश आना चाहिए यहाँ पर, पहले 1210 में आया हुआ इल्तुतमिश आपके, फिर कौन आना चाहिए आपके, यानी 4-3, यानी 4 आएगा फिर आपका ये आएगा, यानी इसका उत्तर आपके 4-3 और फिर क्या आएगा शेरशाह आएगा, फिर आएगा अकबर, यानी 4-3 ये वाला 1-2, इसका सही उत्तर आपके ये हो जाएगा 4-3-1-2। यानी पहले कौन आएगा आपके, इल्तुतमिश शासन करेगा पहले, जो सल्तनत काल का वास्तविक संस्थापक है किसका, गुलाम वंश का। गुलाम वंश, सल्तनत काल में कई सारे वंश हुए हैं, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश। यानी सल्तनत काल में पहला राजवंश कौन सा, गुलाम वंश है, और सल्तनत काल में अंतिम राजवंश कौन सा है, लोधी वंश है। लोधियों से मुगलों ने सत्ता छीनी थी, मैं इतिहास के पन्नों में चर्चा करूंगा आप लोगों से। लेकिन गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कौन है, इल्तुतमिश है, जो कि ऐबक के बाद आया है। ऐबक के बाद में वास्तविक शासक है, और बीच में आराम साहब वगैरह आए, उन पर चर्चा बाद में करेंगे। तो ये इल्तुतमिश हुआ, उसके बाद कौन आ जाएगा, यहाँ अलाउद्दीन आ जाएगा, यानी कि 4-3। उसके बाद शेरशाह सूरी आ जाएंगे 45, उसके बाद अकबर आएंगे, यानी आपके ये इसका उत्तर सही कौन सा हो जाएगा, ये उत्तर इसका सही है। तो आपको ये थोड़ी डेट याद करनी पड़ेगी, मैं इनको जब इतिहास के पन्नों से आपकी चर्चा करूंगा तो इन डेटों को मैं यहीं की यहीं रटा दूंगा, आपको ये ध्यान रखना। इसके क्रम में जो 5वां क्वेश्चन है इतिहास से, जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जो 5वां क्वेश्चन आया है वो भी इतिहास के पन्नों से आया है, उस क्वेश्चन को मैं यहाँ बता देता हूँ आपको। और वो क्वेश्चन दोबारा इस प्रकार पूछा जाएगा आपके एग्जाम में यहाँ से। तो आप बताएंगे यहाँ पर कि जो इनमें से किस भारत के व्यक्ति को ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ये ग्रांड ओल्ड मैन पूछ रहा है आपसे, ग्रांड माने भारत का वयोवृद्ध नेता, भारत का वयोवृद्ध नेता किसे कहा जाता है। तो चूंकि बहुत आसान क्वेश्चन है, इसका उत्तर आपके दादा भाई नौरोजी को भारत का वयोवृद्ध नेता कहा जाता है। इसका उत्तर भारत का ये, आप जानते होंगे सुरेंद्रनाथ बनर्जी ये आईसीएस ऑफिसर रहे, लेकिन किन्हीं कारणों से इनको आपके अंग्रेजों ने सर्विस से बाहर कर दिया और इन्होंने आईसीएस को लेकर के एक बड़ा आंदोलन चलाया, और कांग्रेस से पहले जो बड़ी पार्टी बनाई वो आपने बनाई, आपके सुरेंद्रनाथ एसएन बनर्जी और डब्ल्यूसी बनर्जी, ये कांग्रेस के पहले अध्यक्ष हैं। यानी कांग्रेस की जब स्थापना हुई कब, 1885 में, 1885 में, तो उसके ये पहले अध्यक्ष थे कौन, एसएन बनर्जी। और फिरोज शाह मेहता एक उदारवादी नेता रहे, कैसे रहे, उदारवादी नेता। आप जानते होंगे फिरोज शाह मेहता का कांग्रेस की स्थापना में बहुत तगड़ा योगदान है, और ऐसे ही एसएन बनर्जी बाद में कांग्रेस के बड़े नेता बन के उभरे आपके। तो जो फिरोज शाह मेहता है, फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले, ये बड़े उदारवादी माने जाते हैं। उदारवादी माने ये लिबरल प्रवृत्ति के थे, जिनका जो मानना था प्रार्थना याचना संवैधानिक सुधारों के माध्यम से अंग्रेजों से भारत की स्वतंत्रता की बात नहीं कर रहे हैं ये लोग, केवल सुधारों की बात कर रहे हैं। क्योंकि शुरुआत में कांग्रेस का उद्देश्य भारत को आजाद कराना नहीं है, शुरुआती दिनों में केवल अंग्रेजों से भारतीय लोगों के लिए, भारत के लोगों के लिए संवैधानिक सुधारों की मांग करना था। कुछ ऐसी बातें जो भारतीयों को शोषण के लिए उत्तरदायी थी, उनके लिए लड़ाई लड़ रहे थे स्टार्टिंग में। दादा भाई नौरोजी भारत के ग्रांड ओल्ड मैन है, तो क्वेश्चन आएगा भारत की ग्रांड ओल्ड लेडी कौन है, भारत की ग्रांड ओल्ड लेडी। तो इसका उत्तर उसका अरुणा आसफ अली, क्या नाम है, अरुणा आसफ अली। इसको आपने नोट डाउन कर लेंगे यहां से। भारत की ये कौन है, ये ग्रांड ओल्ड लेडी है, कौन है, ग्रांड ओल्ड ये लेडी हैं। यानी भारत के ग्रांड ओल्ड मैन अगर दादा भाई नौरोजी हैं, तो भारत की ग्रांड ओल्ड लेडी कौन है आपके, अरुणा आसफ अली है। इसको आप लोग इंपोर्ट कर लेंगे यहाँ से, इसको मैंने लिख दिया यहाँ पर, इसको आप लोग नोट डाउन कर लेंगे यहाँ से। इस क्रम में एक क्वेश्चन और बड़ा आपके लिए महत्वपूर्ण आया है पुराने वाले एग्जाम में आपके यहाँ से। वो क्वेश्चन ये है, वर्ष 1915-16 में किसके नेतृत्व में 2 होम रूल लीग शुरू हुए, 2 होम रूल पूछ रहा आपसे। यानी कि जो होम रूल लीग आंदोलन है वो 2 हुए हैं आपके, यानी पहली बार तिलक के नेतृत्व में और दूसरी बार एनी बेसेंट। आप जानते होंगे एनी बेसेंट और तिलक ने इस होम रूल लीग आंदोलन को शुरू किया है। तिलक का नाम है अरबिंदो है, तिलक है लाला लाजपत राय है, तिलक है बिपिन चंद्र है। होम रूल माने होता है स्वशासन। आपको मालूम होगा होम रूल लीग आंदोलन के दौरान ही तिलक ने पहली बार यह नारा दिया, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा।
थोड़ा सा नोट डाउन कर लेंगे यहां पर। अप्रैल 1916 में तिलक ने अपनी होम रूल लीग की स्थापना की, तो सितंबर 1916 में एनी बेसेंट ने अपनी होम रूल लीग बनाई, जो नाम दिया अखिल भारतीय होम रूल लीग, अखिल भारतीय होम रूल लीग। तिलक ने अपने 2 समाचार पत्र मराठा और केसरी के माध्यम से इसका प्रचार प्रसार किया, तो एनी बेसेंट ने अपने कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया के माध्यम से होम रूल लीग की बातों को जन जन तक पहुंचाने का कार्य किया। बहुत इंपॉर्टेंट है, होम रूल लीग आंदोलन से 2 लोग जुड़े हुए हैं, एक का नाम एनी बेसेंट है, एक का नाम तिलक है। लेकिन तिलक की जो होम रूल लीग है वो अप्रैल 1916 में बनी है और एनी बेसेंट की सितंबर 1916 में बनी है। मद्रास के अडियार में आपने मूल सेंटर बनाया था। कहां बनाया था? अडियार में। इनका जो मूल सेंटर है वो अडियार में बनाया था आपने, और ये बहुत बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसको आप नोट डाउन कर लेंगे। जब मैं इतिहास के पन्नों में रहूंगा तो वहां से पुनः चर्चा करूंगा इसके ऊपर। फिलहाल मैं पुराने क्वेश्चन चर्चा कर रहा हूं आपसे, क्योंकि इसको डीप तरीके से मैं अगले कुछ क्वेश्चन बताऊंगा आपको, तो वहां देखेंगे आप लोग इसको। जैसे क्वेश्चन आया आपके एग्जाम में यहां से, इनमें से कौन सा जोड़ा सही नहीं है, आपको बताना कौन सा जोड़ा सही है। हमेशा पेपर जब भी हल करें तो इस बात पर ध्यान दें कि वो पूछ क्या रहा है, वो कह रहा क्या सही है क्या सही नहीं है, तो आप बताएंगे वो कह रहा क्या सही नहीं है, तो नहीं बताना है आपको। तो क्या वो ये पहला ए दिया हुआ यहां पर, क्या 1709 में औरंगजेब की मौत हुई है, क्या AD 78 में सक्समत आया है, क्या AD 22 में मुस्लिम युग की शुरुआत हुई यहां पर, क्या 261 BC में कलिंग युद्ध हुआ है। तो आप जानते होंगे इसका जो सही उत्तर है, एग्जैक्ट उत्तर है जो औरंगजेब है। चूंकि आप लोगों ने अगर इतिहास के पन्नों को पढ़ा है तो औरंगजेब की मृत्यु 1707 में हुई यहां पर, यानी औरंगजेब का जो कार्यकाल है वो कहां शुरू होता है, वो शाहजहां शुरू होता है, यानी कि 1658 से और 1707 तक। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो औरंगजेब है उसने अकबर की तरह ही लगभग 49 ईयर्स तक लगभग शासन किया, यानी 49 वर्ष तक औरंगजेब ने शासन किया और 49 वर्ष तक ही लगभग अकबर ने शासन किया। ये शाहजहां का उत्तराधिकारी है। और आप जानते होंगे सक्संवत किसने चलाया है? कनिष्क ने। किसने चलाया है ये? इसकी शुरुआत करने वाला कौन है? कनिष्क। कौन है इसकी? यहां पर नोट डाउन कर लेंगे, इसकी शुरुआत करने वाला है कनिष्क, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और जो मुस्लिम युग की शुरुआत करने वाले क्या नाम है उनका? मोहम्मद साहब। क्या नाम है? मोहम्मद साहब, ये मोहम्मद साहब, इन्होंने शुरुआत की। जो इस्लाम के संस्थापक हैं मोहम्मद साहब। और जो 261 है ये कलिंग युद्ध जो कि अशोक द्वारा लड़ा गया, और ये वही युद्ध है, इसका उल्लेख कहां मिला? 13वें शिलालेख में। इसको नोट डाउन कर लेंगे, 13वें शिलालेख में इसका उल्लेख मिलता है। ये वही युद्ध है जिसने अशोक के हृदय को परिवर्तित कर दिया और अशोक ने युद्ध नीति को त्याग करके धम्म घोष की नीति को अपनाया, यानी कि बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार को जन जन तक पहुंचाया और मानव कल्याण के लिए आपने कार्य किया। ये मैंने सब बता दिया यहां से। तो इसका सही उत्तर कौन सा होगा? सही उत्तर है आपके ये, क्योंकि 1709 दे रहा है वो आपके, और सही उत्तर क्या है? 1707। इसको आप लोग नोट डाउन कर लेंगे यहां से। इस क्रम में आपके जो और क्वेश्चन आए इतिहास के पन्नों से, वो 8वां क्वेश्चन आया है यहां से। है तो बड़ा आसान आपके, लेकिन अब बच्चों से नहीं बन पाया होगा तो कठिन रहा होगा। करो या मरो, डू और डाई का नारा किसने दिया? सब बच्चों की जुबान पर रहता है, आसान सा क्वेश्चन है। गांधी ने डू और डाई का नारा दिया, इसका सही उत्तर ये है। लेकिन जवाहरलाल नेहरू ने भी एक नारा दिया, आराम हराम है। कौन सा है? ये क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे। आराम हराम है, इसको नोट डाउन करेंगे, आराम हराम है, एक इनका नारा था यहाँ पे। और इनकी बड़ी फेमस किताब है आपके नेहरू जी की, वो आपसे पूछी जा सकती है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। कौन सी? डिस्कवरी ऑफ इंडिया। आप देख रहे होंगे कि पैट के पेपर में जो क्वेश्चन है वो वन लाइनर है, बहुत टफ नहीं है, लेकिन जब नहीं आ रहे हैं तो वो टफ माने जाएंगे। मैंने कहा नेहरू का ही नारा है आराम हराम है, और इनकी पुस्तक है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, यानी भारत एक खोज, भारत एक खोज, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। किसकी? नेहरू जी की। और इस टर्म में सुभाष चंद्र बोस तो जो दिग्गज है हमारे यहाँ पर, आपका नारा था बहुत फेमस, जय हिंद। ये जय हिंद का उद्घोष आपने ही किया। और जो दिल्ली चलो की बात कही, दिल्ली चलो, इसका नारा भी आपने ही लगाया। और गांधी जी को यदि पहली बार किसी ने राष्ट्रपिता कहा तो वो और कोई नहीं बल्कि सुभाष चंद्र बोस हैं। गांधी जी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित करने वाले भारत के पहले व्यक्ति यदि कोई हैं तो वो कौन है? वो सुभाष चंद्र बोस हैं। क्या कहा? राष्ट्रपिता का। और मैंने बता दिया है जय हिंद और दिल्ली चलो का नारा किसने दिया है? सुभाष चंद्र बोस ने दिया है। सरदार पटेल का बड़ा योगदान है बारदौली सत्याग्रह।
जो 1928 में, वो कब हुआ? 1928 में यहाँ पर क्या नाम है? बारदौली सत्याग्रह। इसको आप लोग नोट डाउन कर लेंगे थोड़ा सा। बारदौली सत्याग्रह को कई बार एग्जाम में पूछता है कि बारदौली सत्याग्रह का नेतृत्व करने वाले कौन भारतीय हैं, तो आप बताएंगे नाम क्या है? सरदार वल्लभ भाई पटेल, और इसका नाम है बारदौली सत्याग्रह। यहां से इसको आप लोग अंडरलाइन कर लेंगे। ये बारदौली के बारे में मैंने आपको थोड़ा बता दिया। इस क्रम में थोड़ा सा मैं आपको इतिहास के क्वेश्चनों से आगे लेके जाऊंगा, क्योंकि कई बार हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, कुछ क्वेश्चन आसान पूछता है तो कुछ क्वेश्चन टफ पूछता है। जैसे ये क्वेश्चन है पैट के श्रृंखला में, ये 30 से ज्यादा क्वेश्चन बनाया है उन्होंने। ये मिलान करवा रहे हैं आपसे, इनमें से सही मिलान करिए। यानी वो कह रहा है ब्रह्म समाज का जो संस्थापक कौन है ब्रह्म समाज का, अब वो कह रहे हैं आपसे कि जो रामकृष्ण मिशन है इसका संस्थापक कौन है, आर्य समाज कौन है, या सत्यशोधक समाज का। तो आप जानते हो यहाँ पर एक बात को कि ब्रह्म समाज की जो स्थापना है वो किसने करी है? ब्रह्म समाज की स्थापना करी है आपके राजा राममोहन राय ने। किसने करी है? राजा राममोहन राय ने। यहां बता देंगे आप जो है, तो राजा राममोहन राय का संबंध किससे हो जाएगा? हम ऐसे मिला देंगे सीरीज को आपके, ब्रह्म समाज का कहीं राजा राममोहन राय, ऐसे मिला देंगे इसको। यानी हम इसको यहां से मिलाएंगे, इसको राममोहन राय का संबंध है ब्रह्म समाज से। रामकृष्ण मिशन का संबंध किससे है आपके? यानी स्वामी विवेकानंद से। आर्य समाज संबंध किससे आपके? तो चूंकि यहाँ पर क्या नहीं दिया हुआ है आपके, यहाँ पर आर्य समाज के संस्थापक दयानंद शामिल हैं, और सत्यशोधक जो समाज है इसके संस्थापक कौन है? ज्योतिबा फूले। ये दिया हुआ है आपके। यानी हम कह सकते हैं एक संयुक्त उत्तर क्या होगा आपके? 3 1, हम कहते 3 1 2 5, यानी कि ये वाला 3 1 2 5 यहां पर। क्या सही उत्तर आपके यहां मिला देंगे आप लोग इसको, ये वाला सही उत्तर इसका ये यहां से। यानी कि आप कह सकते हैं, आपको अगर आपको याद हो गया हो पहला पार्ट, ये कई बार आपके एग्जाम में डेट भी आती है लगाने के लिए। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि ब्रह्म समाज कब बना है, तो आप बताएंगे 1828 में। कब बना? 1828 में ये ब्रह्म समाज। रामकृष्ण मिशन कब बना है आपके? तो इसके संस्थापक कौन है? स्वामी विवेकानंद। यानी 1897 इस डेट को आप बता लेंगे, कई बार एग्जाम में डेट भी पूछ लेता है। आर्य समाज के दयानंद सरस्वती संस्थापक है, यानी 1875 यहां कर लेंगे, ये इंपॉर्टेंट आपके लिए। और सत्यशोधक समाज है जो, वो किसने? ज्योतिबा फूले ने, यानी 1873 यहां पर कर सकते हैं इसको, यहां पर 1873। कई बार डेट पूछ लेता है। अब बचा कौन सा? बच रहा है आपका एक श्री रामलू नायडू। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। रामलू नायडू का योगदान हमारे यहाँ बड़ा महत्वपूर्ण रहा है, और ये आंध्रा की राजनीति में बहुत तगड़ा नाम लेके बैठे हुए हैं। और जो भारत में पहली बार भाषा के आधार पर राज्य बना है, तो उसमें आपका बड़ा तगड़ा योगदान रहा है श्री रामलू नायडू का। जो स्वतंत्रता के बाद में भाषा के आधार पर देश में पहला राज्य बना कौन सा? आंध्र प्रदेश। उसमें आपका बहुत तगड़ा योगदान है। यहाँ से भाषा के आधार पर पहला राज्य बना हमारे यहाँ आंध्र प्रदेश 1953 में। ठीक है, हम चर्चा कर रहे हैं इतिहास के पन्नों पर, इसको आप मिला लेंगे यहाँ से, ये डेट याद कर लेंगे। इस क्रम में मैं आपको आगे ले चलता हूं आपको, और बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो आपके लिए। वो क्वेश्चन है आपके, इनमें से ये क्वेश्चन है, एक संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने पहली बार प्रस्तुत किए? तो आप जानते होंगे उद्देश्य प्रस्ताव को हम लोग अंग्रेजी में क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट रेजोल्यूशन। क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट रेजोल्यूशन। ऑब्जेक्ट रिजोल्यूशन कहते हैं, रिजोल्यूशन कहते हैं आपके, ऑब्जेक्ट रेजोल्यूशन कहते हैं इसको। तो उद्देश्य प्रस्ताव लाने वाले कौन थे? क्या BN राव हैं, कि गांधी जी हैं, या अंबेडकर यार? तो इसका सही उत्तर क्या है इसका? जवाहरलाल नेहरू संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव लेकर आए। और कब लेकर आए? यहां पर 13 दिसंबर यहां पर 1946। आप जानते होंगे कि संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई है वो कब हो रही है? 9 दिसंबर। यहां पर मैं बताता हूं आपको, जो संविधान सभा की जो पहली बैठक है वो कब हो रही है आपके? वो पहली बैठक हो रही है आपके यहां पर 9 दिसंबर 1946 को। ये संविधान सभा की पहली बैठक हो रही है। और उसके अध्यक्ष कौन है? पहले अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा, वो हो रही है 9 तारीख को। और 11 तारीख को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष बनाए गए। इंपॉर्टेंट है। BN राव के बारे में कहा जाता है, ये संविधान सभा क्या थे? ये सलाहकार थे। कौन थे? ये सलाहकार थे। इसको भी आप लोग नोट डाउन कर लेंगे, ये संवैधानिक सलाहकार थे संविधान सभा में। इसके अलावा पहला प्रारूप संविधान का किसने दिया है? पहला प्रारूप, प्रथम प्रारूप देने वाले कौन है?
तो प्रथम प्रारूप संविधान का जो दिया है उनका नाम और कोई नहीं बल्कि BN राव है। संविधान का पहला प्रारूप किसे दिया? BN राव ने। गांधी जी के बारे में आप जानते हैं पहले से ही, गांधी जी का बहुत तगड़ा योगदान है, लेकिन संविधान सभा में गांधी जी शामिल नहीं थे। देखिए, भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। आपने अपनी उदारवादी नीतियों से देश को आजादी दिलाने में बड़ी भूमिका निभाई। और अंबेडकर इन्हें संविधान का निर्माता, संविधान का निर्माता भी कहते हैं और इन्हें संविधान का शिल्पी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? शिल्पी भी कहते हैं सही अर्थों में। और जो संविधान की प्रारूप समिति थी उसके जो अध्यक्ष थे, उसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। और संविधान को ड्राफ्टिंग देने में, प्रारूप देने में जो बड़ी भूमिका है वो अंबेडकर जी की रही है। इसलिए ने संविधान का निर्माता और संविधान का शिल्पी यानी आर्किटेक्ट कहा जाता है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग अंडरलाइन कर लेंगे यहाँ से। इसके अलावा मैं आप लोगों को अगले पार्ट में ले चलूंगा यहाँ से, वो बड़ा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन हिस्ट्री से और आया है, ये वाला क्वेश्चन है वो, सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया, तो इस पद का प्रस्ताव किसे दिया गया? यानी कि आपके माइंड में आ गया होगा, सुभाष चंद्र बोस लगातार 2 बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने। आपके माइंड में आ रहा होगा क्वेश्चन आपके, सुभाष चंद्र बोस 2 बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने आपके। एक बार वो अध्यक्ष बने, जब पहली बार बने तो पहली बार 1938 में यहां पर वो कांग्रेस के अध्यक्ष बने। उस समय कांग्रेस का सम्मेलन हो रहा था हरिपुरा में। कहां हो रहा था? हरिपुरा। ये हरिपुरा कहां पर है? आपके माइंड में आ रहा होगा, गुजरात में हरिपुरा, 1938 में। लेकिन दूसरी बार यहीं पर 1939 में ये त्रिपुरी कहां पड़ेगा? जबलपुर। कहां पड़ेगा? जबलपुर में पड़ेगा। यानी कि ये मध्य प्रदेश में स्थान है यहाँ पर, जबलपुर में। और त्रिपुरी कांग्रेस के अध्यक्ष भी ये बनने में सफल रहे। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था त्रिपुरी में 1939 में। लेकिन जब 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दे दिया, किन्हीं कारणों से, जब उन्हें कांग्रेस कोर कमेटी का सहयोग नहीं मिला, बहुत सारी बातें थी, गांधी जी का सहयोग नहीं मिला, और गांधी जी के सहयोगी पट्टाभी सीतारमैया जो 1939 में सुभाष चंद्र बोस से हार गए, तो गांधी जी कहा ये सीतारमैया की हार नहीं, ये मेरी हार है। जब ऐसा कुछ कहा तो सुभाष चंद्र बोस के मन को भी ये बात सुहाई नहीं। उन्होंने कांग्रेस के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया और कांग्रेस छोड़ दिया। इस क्रम में उस समय कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाले कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यानी कि इस संकट की घड़ी में कांग्रेस संभालने वाले कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसी को इतिहास में कहा जाता है त्रिपुरी संकट। क्या कहा जाता है? त्रिपुरी संकट। इसको लिख लेंगे कि त्रिपुरी संकट भारत में किस वर्ष आया है? तो आप बताएं 1939 में यहां आया है। त्रिपुरी संकट का मतलब है सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दे दिया, अब कांग्रेस को कौन संभालेगा? क्योंकि पट्टाभी सीतारमैया हारे हुए हैं और इन्होंने सुभाष चंद्र बोस ने त्यागपत्र दे दिया है। आखिर कांग्रेस को कौन संभाले? कोई ऐसा नेता जो उदारवादी और उग्रवादी दोनों में समान रूप से लोकप्रिय है, तो वो राजेंद्र प्रसाद थे, जो उदारपंथियों में भी और उग्रपंथियों में दोनों भी समान रूप से लोकप्रिय थे। यानी एक्सट्रीमिस्ट और लिबरलिस्ट दोनों के चहेते थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। ये अध्यक्ष बने। यहां से अगला क्वेश्चन आया आपके समझ में, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में, ये पूछ रहा आपसे, कौन से अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों की बात की गई है? तो आप जानते होंगे हमारे संविधान के मूल अधिकार भाग 3 में उल्लेखित हैं, और अल्पसंख्यकों का अधिकार हमारे यहाँ कहां दे रखें? जब भी कभी आपके माइंड में इनकी बात आएगी अल्पसंख्यकों की, तो आपको बहुत अधिक विचार नहीं करना है। अल्पसंख्यकों के लिए हमारे संविधान में 2 ही आर्टिकल बने, अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30। मूल अधिकारों के अंतर्गत 2 अनुच्छेद हैं, अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30। तो यहाँ क्या विकल्प दे रहा है? ये अनुच्छेद 29 दे रहा है, यानी कि अनुच्छेद 29 का उत्तर सही है। अनुच्छेद 24 जो है वो काय के लिए? शोषण के लिए 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों काम पर नहीं लगाया जाएगा। यानी कि 24 बोले तो क्या बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसे हम बाल श्रम के नाम से भी जानते हैं। बाल श्रम के लिए ये वाला 24 दिया हुआ, काय के लिए? ये बाल श्रम के लिए। काय के लिए? ये बाल श्रम, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को काम पर नहीं लगाया जाएगा। और जो 21 है, ये तो एक ऐसा अनुच्छेद है बहुत अद्भुत, यानी जीवन जीने की स्वतंत्रता, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के बारे में बात करता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बिना हमारे संविधान का महत्व कमजोर पड़ जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्राण और दैहिक आपको, यानी कि 21 का। और मैंने कहा इनमें ये तो बनता ही नहीं है, तो सही उत्तर क्या? 29। तो 29 में कहा गया है अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति, अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार होगा। ये 29 कहता है। 30 कहता है
अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को अपनी शिक्षण संस्थाओं के प्रबंधन का अधिकार होगा। अपनी शिक्षण संस्थाओं के प्रबंधन का अधिकार होगा, ये 30 कहता है। इसको आप लोग इंपॉर्टेंट कर लेंगे। इस क्रम में मैं आपको 13वें क्वेश्चन और लेके जाऊंगा। 20 क्वेश्चन में आपको डील कराने वाला हूं, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप लोग देखेंगे यहाँ पर शिक्षा का अधिकार ये पूछ रहा है, मौलिक अधिकार है, किससे संबंधित है? इनमें से कोई नहीं। अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 29, 30 का अनुच्छेद 21, बहुत आसान क्वेश्चन है, आप जानते होंगे। ये अनुच्छेद जो शिक्षा का अधिकार है ये 21A में स्पष्ट तौर पर उल्लेखित है। यहाँ पर आप जानते होंगे इस बात को। मैं आपको बताना चाहता हूं आज बहुत खास दिन है, क्योंकि आज 23 अगस्त है और आज हमारा चंद्रयान 3 अपने निश्चित स्थान यानी कि चंद्रमा की उस सतह पर पहुंच रहा है जहां आज तक दुनिया का कोई राष्ट्र नहीं पहुंच पाया है। अगर भारत का यह मिशन कामयाब रहता है तो दुनिया के लिए एक बहुत तगड़ा अजूबा होगा और भारत के लिए गौरवान्वित करने का क्षण होगा। और आज ही के दिन 23 अगस्त को आपका जो चैनल है, यूट्यूब चैनल है करियर प्लस का, ये आज ही के दिन शुरू हुआ था 23 जुलाई को नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे के अवसर पर। तो आज एक बड़ा दिन है मेरे लिए भी और आपके लिए भी। और आप लोगों ने जो प्रेम और स्नेह दिया है, मैं पुनः कह रहा हूं, उसके लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद है। बहुत बहुत शुक्रिया सब लोगों का। इस तरह का प्रेम और स्नेह मिलता रहेगा, ऐसी उम्मीद मैं आपसे रखता हूं। देखिए मेरी बातों को ज्यादा ज्यादा लोगों को पहुंचाइए, इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करवाइए, ताकि मैं अपनी बातों को आप तक पहुंचा सकूं। क्योंकि मैं आने वाले दिनों में आपके लिए एक इतिहास की स्पेशल सीरीज, हिस्ट्री की, पॉलिटी की स्पेशल सीरीज, ज्योग्राफी और इकोनॉमी की एक स्पेशल सीरीज लेकर आ रहा हूं। उस पर आप सब लोग बने रहेंगे, कोई क्वेश्चन उससे बाहर नहीं आएगा। मैं पैट के लिए आपको 200 क्वेश्चन बना रहा हूं, 200 क्वेश्चन हिंदी के और 200 क्वेश्चन जीएस के लिए बना रहा हूं। उनसे बाहर कोई क्वेश्चन आने वाला नहीं है। इस क्रम में बताऊंगा आपको जो शिक्षा का अधिकार है, राइट टू एजुकेशन। कौन सा? जो राइट टू एजुकेशन है, मैं लौट कर आता हूं यहीं पर। इसको हमारे यहाँ कब अधिकार मिला है? तो आप बताएंगे इसको हमारे यहाँ 86वें संविधान संशोधन अधिनियम से 2002 में संवैधानिक राइट प्राप्त हुआ। यहाँ पर 2002 में, यहाँ पर कर लेंगे 2002 में इसको संवैधानिक राइट मिला हुआ। यहाँ पर हम कह सकते हैं ये 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ये बना है 2002 में। यानी शिक्षा का अधिकार को संवैधानिक मान्यता कब मिल रही है? 2002 में, अटल बिहारी वाजपेयी के शासनकाल के दौरान। यद्यपि सुप्रीम कोर्ट 1992 में एक केस में इसका जिक्र पहले भी कर चुका है, 1992 में, यानी इस घटना 10 साल पहले। वो मैं आपको जब मैं पॉलिटी के पन्ने पढ़ाऊंगा, संविधान के पन्ने पढ़ाऊंगा तो वहां चर्चा करूंगा। फिलहाल जान लीजिए शिक्षा का अधिकार को मान्यता कब मिल रही है और शिक्षा का अधिकार को कानूनी मान्यता कब मिल रही है? 2009 में। ये भी इंपॉर्टेंट थोड़ा सा आपके लिए। शिक्षा का अधिकार को कानूनी मान्यता 2009 में मिली है और 2010 में उसको पूरे भारत में कानूनी तौर पर लागू कर दिया गया। एक क्वेश्चन और आया आपके एग्जाम में यहां से, पंचायती राज व्यवस्था जो आया है कि पंचायती राज व्यवस्था कहां मिलेगी हमें? कहां पर? इनमें से कोई नहीं। मौलिक कर्तव्य, राज्य के नीति निर्देशक तत्व और मूल अधिकार। तो पंचायती राज व्यवस्था का जो मामला है ये दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पर। ये भारतीय संविधान के ये भाग 4 में, कहां पर? भाग 4 में, हमारे यहाँ भाग 4 में, ये रहा भाग 4 में जो अनुच्छेद 40 है, कौन सा? जो 40 है, वो पंचायती राज व्यवस्था को उल्लेख करता है। और मैं कहता हूं डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिनका उल्लेख हमारे संविधान में अनुच्छेद 36 से 51 तक हुआ है। अनुच्छेद 36 से 51 तक इनका उल्लेख हुआ है। किसका? डीपीएसपी का। तो उसी का हिस्सा है अनुच्छेद 40, यानी पंचायतों का उल्लेख हुआ अनुच्छेद 40 में। और मौलिक जो कर्तव्य है इनका उल्लेख कहां हुआ है? संविधान के अनुच्छेद 51 के ए में। कहां पर हुआ है? 51 के ए में इसका उल्लेख हुआ है यहाँ पर। और जो मूल अधिकार हैं इनका उल्लेख संविधान के भाग 3 में, कहां पर हुआ है? भाग 3 में अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक। कहां पर हुआ है? 12 से लेकर 35 तक मूल अधिकारों का उल्लेख हुआ है और 36 से 51 तक डीपीएसपी का उल्लेख हुआ है। पंचायत कहां मिलेंगे हमें? अनुच्छेद 40 के अंदर ग्राम पंचायतों का संगठन, संविधान का अनुच्छेद 40 है, इसको आप याद कर लेंगे। और ये मौलिक कर्तव्य है, मूल कर्तव्य यहाँ पर ये अनुच्छेद 51 ए के अंतर्गत है। और मैं भाग अगर बता दूं आपको यहाँ पर थोड़ा सा, अगर मैं हल्का सा और ले जाऊं आपको यहाँ बताने क्रम में इसको, तो आप बता देंगे मूल कर्तव्यों के लिए भाग 4A अलग से ऐड किया गया, ये रहा भाग 4A को। तो इसको आप बता देंगे यहाँ पर भाग 4A के अंतर्गत इसको मूल कर्तव्यों को यहाँ पर शामिल किया गया, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इस क्रम में मैं आपके लिए एक क्वेश्चन और इसमें आया हुआ है आपके पुराने क्वेश्चनों में, उसको आप याद कर लेंगे यहाँ से। ये रहा भारत के संविधान में जो जन स्वास्थ्य है वो किसका विषय है? ये थोड़ा देख लेंगे आप लोग यहाँ से।
भारत के जन स्वास्थ्य पूछ रहा है, जन स्वास्थ्य और स्वच्छता ये पूछ रहा है। तो जन स्वास्थ्य और स्वच्छता, जो स्वच्छता का विषय है यानी हेल्थ, और जो हमारे यहाँ जो सफाई वाला अभियान है, क्लीन वाला अभियान है, वो कहाँ आएगा आपके सैनिटरी वाला पार्ट। तो आप बताएंगे इनमें से कोई नहीं, समवर्ती सूची, संघ सूची, राज्य सूची। तो आप जानते हो जो हेल्थ सेक्टर है जो आपका, या स्वच्छता वाला विषय है, ये राज्यों का विषय है, चाहे वो कानून व्यवस्था हो, इंपॉर्टेंट है, चाहे वो जेल हो, चाहे वो आपका जो सार्वजनिक मामले हो, चाहे वो भूमि संबंधी मामले हो, कृषिगत मामले हो, पशुपालन वाले मामले हो, ये सारे विषय राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं, जो आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइन कर लेंगे। समवर्ती सूची में हमारे यहाँ पे शिक्षा का मामला है, इंपॉर्टेंट है एग्जाम में, वन वाला मामला है, वन्य जीवों का मामला है, बांट का मामला है, और हमारे यहाँ न्याय प्रशासन है, ये सब बातें समवर्ती सूची में। और संघ सूची में विषय आएंगे, चाहे वो शेयर बाजार है, चाहे बैंक है, चाहे मुद्रा वाले मामले, इनको नोट डाउन कर लेंगे आप लोग, और चाहे वो हमारे यहाँ हमारे यहाँ विदेशी मामले हैं, धार्मिक मामले हैं, मुद्रा संबंधी मामले हैं, रक्षा संबंधी मामले, रेलवे वाले मामले, बंदरगाह है, संचार सेवाएं, ये सब संघ सूची में आएंगे। यानी कि ये हमारे यहाँ यूनियन लिस्ट है, ये नहीं, ये हमारे यहाँ कॉन्करेंट लिस्ट है, और ये हमारे यहाँ स्टेट लिस्ट है। इन पर मैं बाद में चर्चा करूंगा आपसे यहाँ पर अगले बारे में। फिर भी आप लोग याद करना चाहें तो कॉन्करेंट लिस्ट में जो मूल संविधान था हमारा, उसमें अलग अलग विषय 47 विषय थे, और यूनियन लिस्ट में 97 थे, और यहाँ पर आपके 66 विषय को उल्लेख हुआ यानी कि राज्य सूची में। मैं आपको इसका अगला पार्ट जो मैंने आपके लिए बनाया है आपको वो ये है, 16वां क्वेश्चन आपके लिए कि 100 रुपए के नोट पर किसके द्वारा हस्ताक्षर होता है, ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। यानी 100 रुपए का नोट है, उस पर किसके हस्ताक्षर होते हैं ये बताएंगे आप लोग। तो आप बताओगे यहाँ पर कि 100 रुपए के नोट पर जो हस्ताक्षर हो रहे हैं आपके इस क्रम में, तो वो वित्त सचिव के, राष्ट्रपति के, वित्त मंत्री के। तो आप बताएंगे 100 रुपए के नोट पर आरबीआई के गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके मन में क्वेश्चन आएगा जो मैं आपको बताने वाला हूं। पहली बार 100 रुपए के नोट पर गांधी जी की तस्वीर कब आई, ये माइंड में। तो पहली बार स्मरण के तौर पर 1969 में, जब गांधी जयंती के 100 वर्ष पूरे हुए थे, यानी गांधी जी का जो हैप्पी बर्थडे है वो 1869 में हुआ है, यानी गांधी जी के 100 वर्ष पूरे जब हुए, तो 100 रुपए के नोट पर पहली बार यहाँ पर गांधी जी की तस्वीर पर लगाई गई। गांधी जी की जो प्रतिमा तस्वीर है पहली बार उसको साझा किया गया यहाँ पर, ये बात हो रही है 1969 में। लेकिन इस क्रम में 500 रुपए के नोट पर, मैं एक्शन वाले बता रहा हूं, 500 रुपए के नोट पर 1987 यानी राजीव गांधी की सरकार थी, पहली बार 500 रुपए के नोट पर भी गांधी जी की तस्वीर को साझा किया गया। लेकिन गांधी जी से जुड़े हुए विभिन्न पहलुओं पर अगर मैं थोड़ा चर्चा कर दूं आपको यहां से, गांधी जी के मामले में पहली बार आरबीआई ने यहां पर वर्ष 1996 में गांधी जी की तस्वीर को लगाने का निर्णय लिया, और 2 रुपए के नोट को लेकर 2 रुपए का नोट, 5 रुपए का नोट, 10 रुपए का नोट, 20 रुपए का नोट, 50 रुपए का नोट, 100 रुपए का नोट, 500 का और 1000 का, इन सभी नोटों पर गांधी जी की तस्वीर को लगाने की बात कही, वो भी वाटरप्रूफ तरीके से, यानी कि उसको इस तरह लगाया गया ताकि कोई नकली नोटों पर गांधी जी को ना छाप सके। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था यहां से। इसके अलावा मैं आपसे बताऊंगा आपके हमारे यहाँ पर 1 रुपए के नोट पर जो हस्ताक्षर होते हैं, वो 1 रुपए के नोट पर आरबीआई के जो आपका 1 रुपए के नोट को छोड़कर के सभी नोटों पर आरबीआई के गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। लेकिन हमारे पास 1 रुपए का एक ऐसा नोट है जिस पर हमारे यहाँ किसके साइन होते हैं, यहां याद कर लेंगे आप लोग। 1 रुपए के नोट पर, यहां कर देता हूं, 1 रुपए के नोट, 1 रुपए के नोट पर, ये नोट पर यहां पर केंद्रीय वित्त सचिव यानी सेंट्रल फाइनेंस सेक्रेटरी, इसके हस्ताक्षर होते हैं, क्योंकि हमारे यहां पर ये केंद्रीय वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। 1 रुपए के नोट पर भारत सरकार 1 रुपए का नोट छापती है, जबकि 1 रुपए के नोट को छोड़कर के सभी नोटों को आरबीआई छापती है। इसीलिए 1 रुपए के नोट को छोड़कर सभी नोटों पर आरबीआई के गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं, और 1 रुपए के नोट पर केंद्रीय वित्त मंत्रालय की ओर से केंद्रीय वित्त सचिव यानी सेंट्रल फाइनेंस सेक्रेटरी के हस्ताक्षर होते हैं। ये 1 रुपए का नोट भारत सरकार का नेतृत्व करता है, और इस 1 रुपए के नोट की छपाई कौन करती है, भारत सरकार करती है। इस क्रम में मैं आगे बताऊं, यदि आपको जो एक क्वेश्चन आया एग्जाम में यहां से, ये बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके लिए, यदि आरबीआई नगद कोषानुपात को घटा दे, नगद को घटा दे, तो साख पर, क्रेडिट पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या होगा? इनमें से कोई नहीं, घट जाएगी, बढ़ जाएगी, ये कोई असर नहीं होगा। तो क्या बताएंगे आप लोग? ऐसी स्थिति में जो आरबीआई क्या हो जाएगा, ये साख
ये बढ़ जाएगी यहाँ पे, या क्या हो जाएगा ये बढ़ जाएगी यहाँ पर, क्या हो जाएगा ये बढ़ जाएगी यहाँ पे, यानी कि आरबीआई नगद कोषांग घटा दे तो जो साख सर्जन है उसको क्या असर होगा, वो बढ़ जाएगी। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके या अगर क्या होता है, नहीं सीआरआर है, सीआरआर है, थोड़ा सा क्षमा करेंगे मुझे, सीआर है, कैश रिजर्व रेशियो है, ये बढ़ेगा नहीं आपके, ये बढ़ेगा नहीं। सही कर लेंगे इसको थोड़ा सा, ये यहां से सही कर लेंगे इसके उत्तर को यार, ये सी उत्तर है। तो ये क्या होगा, जब सीआरआर में होता है कैश रिजर्व रेशियो, क्या होता है जब ये घटाता है तो बाजार में नकदी का प्रभाव क्या होता है, नकदी का प्रभाव, ये जब सीआरआर आएगा हमारे यहाँ पर तो क्या इनमें से कोई नहीं, क्या ये घट जाएगी या बढ़ जाएगी या कोई, तो इसका सही उत्तर आपके यही आपके बढ़ जाएगी। ये वाला थोड़ा सा मैं पुनः बता देता हूँ, ये बढ़ जाएगा इसका प्रभाव आपके कब, सीआरआर की दर जो हमारे आएगी, कैश रिजर्व रेशियो हमारे यहाँ सीआरआर को, रेपो रेट को, एसएलआर को, यानी आरबीआई घटाएगा तो क्या होगा, ये सीआरआर बढ़ जाएगा। यहाँ से जो इंपॉर्टेंट है आपके नकदी का प्रभाव क्या होता है, वो हमारे यहाँ बढ़ जाता है। और इससे क्या होगा, ये जो सीआरआर होता है यानी कैश रिजर्व रेशियो, ये क्या किसका हिस्सा है, ये मॉनेटरी पॉलिसी का हिस्सा है। नगद मॉनेटरी पॉलिसी मतलब होता है हमारे यहाँ पे, क्या बताता हूं आपको, उसे हमारे कहते हैं मौद्रिक नीति। इसको आप लोग अंडरलाइन कर देंगे, मौद्रिक नीति। इस मौद्रिक नीति के अंतर्गत इसे आरबीआई जारी करती है। इसमें रेपो रेट, इसमें रिवर्स रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, इसमें आपके सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो, ये सब इसी का हिस्सा है आपके, यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी के। भारत में मौद्रिक नीति कौन जारी करता है, भारत जारी करता है, आपके आरबीआई जारी करता है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है यहां से। इसके अलावा एक क्वेश्चन में आपको और इकोनॉमी का आया है, यहां से बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इनमें से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में संसाधन पर निजी अधिकार होते हैं और आर्थिक वो गतिविधि पूछ रहा से, यानी निजी क्षेत्र का अधिकार कौन सी अर्थव्यवस्था में। चूंकि आप जानते हैं हमारे यहाँ पर मूल रूप से 3 प्रकार की अर्थव्यवस्था होती हैं। एक अर्थव्यवस्था होती है हमारे यहाँ पूंजीवादी, एक होती है हमारे यहाँ समाजवादी और एक होती है मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो ये विकसित राष्ट्र ज्यादातर उनकी अर्थव्यवस्था पूंजीवादी प्रकार की है। तो कह रहा आर्थिक गतिविधियों मुख्य जब करते हैं तो निजी क्षेत्र पूछ रहा है। आप जानते हैं निजी क्षेत्र पर हमेशा पूंजीवादियों का एकाधिकार होता है निजी क्षेत्र पर, और मिश्रित पर ये प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर मिलकर के दोनों काम करते हैं। और जो समाजवादी है जो अर्थव्यवस्था, ये समाज में निचले पायदान पर सबके कल्याण की बात सोचती है आपके, ये समाजवादी। भारत की अर्थव्यवस्था समाजवादी और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मिश्रण है, इसलिए भारत की अर्थव्यवस्था को मिश्रित अर्थव्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। इसको यहां से अंडरलाइन कर देंगे। एक क्वेश्चन में आपके लिए और आया पिछली बार आपके यहां से, बैंक दर से पूछा आपके यहां से, ये पूछा, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये पूछा आपसे, बैंक दर का अर्थ क्या है, ये क्या है बैंक दर, बैंक रेट क्या है। तो ये भी कहीं ना, ये भी मौद्रिक नीति का हिस्सा है आपके। देश के केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर है, अनुसूचित बैंकों द्वारा या बैंकिंग संस्थाओं के लाभ द्वारा या साहूकारों द्वारा। तो सही उत्तर है इसका, जो केंद्रीय बैंक भारत का कौन सा है, आरबीआई। कौन सा है, भारत का केंद्रीय बैंक आरबीआई है। और आरबीआई द्वारा जो आधिकारिक ब्याज दर ली जाती है, क्या कहते हैं उसको, बैंक दर कहते हैं। आरबीआई द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ऑफिशियल इंटरेस्ट रेट को क्या कहा जाता है, हमारे यहाँ बैंक दर कहा जाता है। इसको आप अंडरलाइन कर लेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। आरबीआई भारत का केंद्रीय बैंक है, ये भारत सरकार का सबसे बड़ा बैंक है। आरबीआई को बैंकों का बैंक भी कहा जाता है, इसको नोट डाउन कर लेंगे। आरबीआई को बैंकों का बैंक भी कहा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। आरबीआई का जो मुख्यालय है वो मुंबई में स्थित है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और वर्तमान में जो आरबीआई के जो अध्यक्ष हैं, जो गवर्नर है इस समय आरबीआई के, वो कौन है, वो शक्तिकांत दास है इस समय जो आरबीआई के गवर्नर है। यहाँ पर एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में और आया है, यहाँ से इसको डील कर देता हूं। पहले फेमा के बारे में पूछा है, फेमा, फेमा का पूर्ण रूप बताना आपको। तो आपको बता देता हूं, फेमा का पूर्ण रूप यहाँ पे दिया हुआ पे, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, यानी कि ये, यानी फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, यानी कि विदेशी जो आपका प्रबंधन, विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम आपके, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। विदेशी जो मुद्रा प्रबंधन अधिनियम है हमारे यहाँ पर, यानी कि मुद्रा विदेशी विनिमय प्रबंधन अधिनियम आपके, यानी जो विदेशी हमारे यहाँ जो करेंसी होती है, जो विदेशी मुद्रा आती है, आपको जानना चाहिए यहाँ पर। इससे पहले हमारे यहाँ पर फेमा से पहले कानून होता था हमारे यहाँ, जो इंपॉर्टेंट है, थोड़ा लिख लेंगे। 1973 में एक कानून हुआ करता था फेरा नाम का, ये फेरा नाम का कानून होता था 1973 में। फेरा मतलब था फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट 1973 में। लेकिन हमारे यहाँ जून, यहां पर मैं लिख दिया है,
जून 1999 में हमारे यहाँ फेमा लाया गया फेरा के स्थान पर, जो काफी लिबरल था, तो काफी उदार था। इसमें काफी कठोर नियम थे विदेशी विनिमय को लेकर, मुद्रा को लेकर के, लेकिन फेमा लाया गया, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट लाया गया 1900 आपके यहाँ पर 99 में लाया गया ये वाला 1999 में, और इसको 2000 से वर्ष 2000 से यहाँ पर इसे पूरे भारत में लागू कर दिया गया सन 2000 में। यानी कि फेमा कब लागू किया गया है? वर्ष 2000 में, और लाया कब गया है? 1999 में। यानी फेमा को किसके स्थान में लाया गया है? फेरा के स्थान पर, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। फेरा के स्थान पर फेमा को फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। ये विदेशी मुद्रा भुगतान के लिए, भुगतान जो विदेशी मुद्रा के भुगतान को जो सरल बनाने के लिए, आसान बनाने के लिए फेमा कानून लाया गया है हमारे यहाँ। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अभ्यास कर लेंगे। जब मैं इकोनॉमी वाला पार्ट पढ़ाऊंगा आपसे, तो वहां इस पर मैं आपसे विस्तार चर्चा करूंगा। ऐसे ही मैं आपके लिए जो पैट की सीरीज लेकर आए हूं आपके, इनके बहुत सारे पहलू की चर्चा करूंगा। आप लोग सब लोग इस वीडियो बने हुए हैं, इस पर लगातार बने रहेंगे। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप लोगों को अगले चरण में पैट की एक नई सीरीज लेकर आ रहा हूं आपको। इसी क्रम में कुछ पुराने क्वेश्चन पहले डील करवाऊंगा, उसके बाद जो नए नए क्वेश्चन मैंने आपके लिए बनाए उन पर चर्चा करूंगा। और मैंने पैट के लिए जो आपके लिए एक ऐसा जो मटेरियल तैयार किया है, जहां से क्वेश्चन आना ही है, उससे बाहर कोई क्वेश्चन आएगा नहीं, वो आपके लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसलिए आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः बता देता हूं, आज आपके इस YouTube चैनल को, करियर प्लस को 1 माह पूरा हो चुका है। आपने जो समर्थन दिया है, सहयोग दिया है, प्रेम दिया है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपका हृदय से आप लोगों का बहुत आभार। आप लोग ऐसे ही इसको बढ़ाने में अपना सहयोग करते रहेंगे, समर्थन देते रहेंगे और नियमित मुझे सुझाव देते रहेंगे, ताकि मैं इस पर और बेहतर तरीके से कार्य कर सकूं। आप तब तक इस चैनल पर बने रहिए। आगे मैं आपके लिए पैट की इसी सीरीज में अगली श्रृंखला लेकर आ रहा हूं, और मैं करंट अफेयर पर और स्ट्रेटेजी के पर निरंतर कार्य कर रहा हूं आपको। और आप सब लोग बने रहिए, आप लोग स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, खुश रहिए। आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब लोगों को प्रणाम, नमस्कार।